Assalamu alaikum dear students. Welcome again to another session of physiology. आज हम डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. विल डिस्कस इन डिटेल. Now, how the skeletal muscle gets excited. This is due to the junction formed between the nerve ending and the outer membrane of a muscle. ठीक है, but this is not a junction or this is not a joining के direct contact हो. It is a sort of a junction, a sort of a एक complex बना देते हैं जिसमें कि nerve ending होती है और muscle fiber होता है. But there is no direct communication between these two. इनके दरमियान में gap होता है. We'll discuss in detail. ठीक है. Neuromuscular junction is an example of chemical synapse. Neuromuscular junction होता है the junction between motor neuron वो होते हैं all those nerves which brings the information or directions from the higher centers and they cause the skeletal muscle contraction. ठीक है, या they cause the secretion of the glands. उन सारी न्यूरॉन्स को जो कि वहाँ से ऑर्डर्स लेकर आते हैं for the muscle contraction and for the secretion from the glands, उनको हम कह देते हैं they are motor neurons. So neuromuscular junction जो होता है this is a junction between the motor neuron and the muscle fiber. और मोटर न्यूरॉन क्या होता है? ऑल द नर्व्स दैट इनरवेट द मसल फाइबर, जो कि मसल फाइबर्स को सप्लाई करती हैं और उनकी कंट्रैक्शन कराती हैं. मोटर यूनिट क्या होता है कि एक जो मोटर न्यूरॉन है और मसल फाइबर है उसको हम ऐसा होल कह देते हैं. दिस इज अ मोटर न्यूरॉन. ठीक है, जिससे मोटर एक्टिविटी करती है. अब मोटर एंड प्लेट क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रांचिंग नर्व टर्मिनल्स, जो कि एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं. नर्व टर्मिनल्स छोटे छोटे ब्रांचिंग होते हैं और वो इनवेजिनेट करते हैं, वो बीच में डिप डाउन होते हैं इनटू द मसल मेम्ब्रेन आउटर, लेकिन वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होते, उसको टच नहीं करते हैं. दे कीप अ डिस्टेंस विद देयर. ठीक है, लेकिन उसके बीच में इन्वेजिनेट करते हैं बट स्टेइंग आउटसाइड द मसल मेम्ब्रेन. और जो ये होती हैं इसकी ब्रांचेस जो होती हैं नर्व की, दे आर कवर्ड बाय द श्वान सेल्स. ठीक है, और इस पूरे पार्ट को हम कह देते हैं मोटर एंड प्लेट. ठीक है, उसके बाद आते हैं साइनेप्टिक ट्रफ और गटर. द इन्वेजिनेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बाय द, जो कि एक इन्वेजिनेशन डिप डाउन जो स्ट्रक्चर बनता है विद इन द मसल, उसको हम कह देते हैं नर्व टर्मिनल, वो साइनेप्टिक ट्रफ या गटर. एक साइनेप्टिक स्पेस होती है जो कि नर्व और मसल के दरमियान में जो स्पेस है जंक्शन में, उसको हम कह देते हैं साइनेप्टिक स्पेस या साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और उसकी विड्थ होती है 20 to 30 नैनोमीटर. उसके बाद आते हैं कि जो मसल जो मेम्ब्रेन होती है वो उसके और अंदर जो है ना सर्टेन अंदर क्लेफ्ट्स बनी होती हैं छोटे छोटे. अंदर मैं आपको भी डायग्राम में समझाती हूँ. तो वो उसमें क्लेफ्ट्स बनी होती हैं जो न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं विद इन द मसल मेम्ब्रेन एट द बॉटम ऑफ द गटर. तो उसकी वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व फाइबर्स. उन सारे जो क्लेफ्ट्स बनती हैं उनको हम कह देते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स. ठीक है. और एक्सॉन टर्मिनल जो होता है ना वो एक एनलार्ज होता है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है गोल सा. ठीक है, द टर्मिनल उसको हम टर्मिनल बटन भी कहते हैं. दिस फिट्स इनटू द शैलो डिप्रेशन. वो फिट इन होता है जो शैलो डिप्रेशन पड़ी हुई है मसल मेम्ब्रेन में, उसके अंदर वो डिप होते हैं और वो जो है ना लेकिन उसको टच नहीं करते, दे कीप अ डिस्टेंस. ठीक है, इन द डिफरेंस अंडरलाइंग द मसल फाइबर. अब ये देखिए, ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ऊपर हम जो मोटर एंड प्लेट जो कहा है, जो पिक्चर ए है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ठीक है, उसमें नीचे आपको मसल फाइबर नजर आ रहा है और उसके ऊपर नर्व टर्मिनल पड़ा हुआ है. ठीक है, नर्व टर्मिनल में अब देखिए आप कि वहाँ से ब्रांचिंग हुई हुई है. ठीक है, और उसमें टीलोग्लाइल सेल्स हैं जो कि सपोर्टिंग सेल्स है, जिसकी ये न्यूक्लिया भी नजर है, मसल न्यूक्लिया है. ठीक है, अब टर्मिनल नर्व ब्रांचेस हैं जिनका आप देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो उनका और मसल फाइबर के दरमियान में डिस्टेंस है, वो डायरेक्टली टच नहीं कर रहे. ठीक है, और बाहर ग्रे सा स्ट्रक्चर जो है दैट इज माइलिन शीथ और अंदर जो है दैट इज एक्सॉन. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. इससे आपको पता चल जाता है कि जो टर्मिनल नर्व ब्रांचेस हैं दे कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द मायोफिब्रिल या मसल फाइबर से. ठीक है, दूसरी जो बी पिक्चर है दैट इज अ सरफेस के ऊपर से उसको हम काटें तो वो कैसा नजर आता है. अब आपको बीच में जो न्यूक्लिएटेड नजर आ रहे हैं वो सारे जो है ना मसल न्यूक्लियाई हैं, और साइड पे जो आपको येलो से नजर आ रहे हैं ब्रांचिंग से, ये जो है ना आपको ये नर्व टर्मिनल्स हैं जो कि एक डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मसल फाइबर्स. ठीक है,
नीचे जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों ने याद कर लेनी है, समझो कि हिफ्स कर लेनी है। क्यों कि आपको ये एग्जाम में आती है, ड्रॉ एंड लेबल द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसमें आप देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने लेबल करनी है। इसके अलावा जो जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है आपको बीच में, दूसरे वो भी आपने लेबल करनी होती है, ठीक है। अब नीचे जो है ना, जो पिंक में नज़र आ रहा है, ये सारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ऊपर जो आपको येलो में और विद पिंक अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं ढेर सारे छोटे छोटे, जो है ना वो येलो से राउंड से वेजिकल्स पड़े हुए हैं, वो कैल्शियम के वेजिकल्स हैं, एसिटाइलकोलिन के वेजिकल हैं, सॉरी। और जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये पूरा का पूरा ऊपर, और नीचे इसको हम टर्मिनल को कह देते हैं, जो ये एंड प्लेट है, ठीक है, मोटर एंड प्लेट है। और उसके ऊपर जो आप देखिए कि इनका जो नीचे है मेम्ब्रेन, उसमें एक बड़ी इन्वेजिनेशन है जिसके अंदर ये बुटोन आके फिट हुआ है, और उसके अंदर छोटे छोटे क्लेफ्ट्स हैं जिनको हम सब न्यूरल क्लेफ्ट्स कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, अब देखिए जो दरमियान में स्पेस है, उसको हम कह देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो ये है पूरा का पूरा एक बना हुआ है बॉटम, उसको हम कह देते हैं साइनेप्टिक गटर, ठीक है, साइनेप्टिक ट्रफ और साइनेप्टिक गटर नीचे, और जो स्पेस है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आपने, और जो नर्व की मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो मसल की मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। चूँकि ये पूरा एक साइनेप्स है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ न्यूरो केमिकल साइनेप्स। दो इसके पोर्शन है, नर्व फाइबर टर्मिनल है और मसल फाइबर है, ठीक है। और उसके ऊपर इनके दरमियान में कांटेक्ट होता है, एक डिप्रेशन बनती है, इन्वेजिनेशन इनटू द मसल, उसको हम कह देते हैं साइनेप्टिक ट्रफ और गटर, जैसे आप देख रहे हैं। उसके अंदर फिर फर्दर जो है ना, अंदर इन्वेजिनेशन है जिनको हम सब न्यूरल क्लेफ्ट्स कहते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं फॉर द नर्व ट्रांसमिशन। ऊपर जो है फाइबर जो है नर्व का, तो दैट इज द मोटर एंड प्लेट। उसके अंदर आपको एसिटाइलकोलिन के वेसिकल्स नजर आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको मसल की साइड पर भी नजर आएगा, विच रिलीज द एनर्जी, जो कि एटीपी एनर्जी हम चाहिए फॉर द मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। ये आपने डिफरेंट इसकी टर्मिनोलॉजी से याद करनी है, और ये डायग्राम याद कर लें, और जब एग्जाम में आइए तो आपने इसी तरह ही इसको ड्रॉ करना है एंड लेबल करना है, ठीक है। Now, acetylcholine क्या है? Acetylcholine is a neurotransmitter. This is an excitatory neurotransmitter. Neurotransmitters दो तरह के होते हैं, excitatory होते हैं, inhibitory होते हैं। excitatory वो होते हैं जिन्होंने जाके मसल कंट्रैक्शन करवानी है या ग्लैंड से secretions को रिलीज करवाना है। जो inhibitory होते हैं उन्होंने या तो मसल कंट्रैक्शन कम करवानी है, या जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो secretions हैं उसको, उसकी रिलीज को इनहिबिट करना है, ठीक है। सो एक्सॉन टर्मिनल जो है ना, आपने जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच सप्लाई एटीपी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है ना, वो नर्व टर्मिनल के अंदर एक सिंथेसाइज होती है, आफ्टर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म में वो सिंथेसाइज होके और वो एब्जॉर्ब हो जाती है इन द स्मॉल वेसिकल्स, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है, जो कि मैंने आपको ये डायग्राम में दिखा रही हूँ। जो येलो कलर के वेसिकल आपको नजर आ रहे हैं वो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एसिटाइलकोलिन जाके स्टोर हो जाती है, ठीक। इन द साइनेप्स स्पेस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस डिस्ट्रॉय होता है, वो डिस्ट्रॉय करता है एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। जो साइनेप्टिक स्पेस है बीच में इन दोनों के, तो वहाँ पे पड़ा होता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, ठीक है। तो वो आपने नाम याद रखना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि ये एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, सो दैट कि एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन ना हो, और फिर वो मसल जो है ना वो फटीग में ना चले जाएं, या कंटिन्यूस जो है ना वो कंट्रैक्शन में ना चले जाएं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल प्रिवेंटिंग एंजाइम। इसके बाद आ जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं कैल्शियम के, दे आर फॉर्म बाय द प्रोटीन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डेंस बार्स penetrating in the neural membrane. They are excited by the nerve impulse and open up for the influx of the calcium, which attract acetylcholine vesicle. They get attached to the neural membrane and burst open into the synaptic space and release acetylcholine by exocytosis. अब होता क्या है ये देखिए, acetylcholine बनेगा, ये ऊपर जो है ना आपको नजर आ रहा है, ये नर्व टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स नजर आएंगे, ठीक है। ये वेसिकल्स जो है ना, ये जिनमें ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये एसिटाइलकोलिन के सिनेप्टिक वेसिकल्स है। जो पर्पल कलर का नजर आ रहा है, दिस इज डेंस बार। डेंस बार पढ़ के इसके दोनों एंड्स के ऊपर प्रोटीन्स लगे होते हैं, जो कि कैल्शियम चैनल्स को, इसके 4 होते हैं कंपोनेंट्स इन प्रोटीन्स के, तो इनको अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। जो अल्फा होते हैं वो जाके जो कैल्शियम चैनल की आपको 2 लाइंस नजर आ रही हैं,
इनको जाके टच करते हैं और ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो जो इधर बीच में स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो पड़ा हुआ है कैल्शियम, वो अंदर चला जाता है विद इन द नर्व टर्मिनल, और वहाँ जाके वो ये वेसिकल्स को अट्रैक्ट करता है कि वो आके जो है ना अटैच हो जाए विद द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के साथ जब आके वेसिकल अटैच होता है तो यहाँ आप देख रहे हो वो बर्स्ट ओपन हो जाते हैं और थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस सारा ये ब्लू कलर का कैल्शियम जो है ना वो अंदर रिलीज हो गया विद इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जब कैल्शियम रिलीज होता है तो ये जाके आगे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो मसल की मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जाके रिसेप्टर्स पड़े हुए थे, जैसे आप नीचे आपको नजर आ जाएंगे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है, उन पे जाके अटैच होते हैं और वो कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं, यानी पोजीशन चेंज हो जाती है इन कैल्शियम चैनल्स की और वो जाके ओपन अप करवा देते हैं ये सोडियम गेटेड चैनल्स को। सोडियम गेटेड चैनल का क्या है, इन्होंने फिर आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। सो दिस इज द सीक्वेंस इवेंट्स कि किस तरह से कैल्शियम जो है ना वो रिलीज होता है। कैल्शियम वेसिकल्स पड़े हुए हैं नर्व टर्मिनल में, वहाँ पे ही पड़ी हुई है डेंस बार्स, डेंस बार्स के साइड पे प्रोटीन्स लगी हैं, प्रोटीन्स जाके जो है ना वो कैल्शियम चैनल्स को अटैच होती हैं, तो ये कैल्शियम चैनल ओपन अप हो जाते हैं। वहाँ से अंदर कैल्शियम जाएगी, वेसिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, वहाँ के वेसिकल अटैच होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ और बर्स्ट ओपन हो जाते हैं टू द आउटसाइड बाय एक्सोसाइटोसिस। बाहर जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में निकल आते हैं तो वो आगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को अटैच हो जाते हैं, वहाँ अटैच होकर ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस, और वो फिर आगे ये सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन अप करते हैं, जिससे कि बाद में डिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, अब post synaptic membrane contains the receptor for the acetylcholine. As we have seen, the receptor is a protein complex having alpha, beta, delta and gamma proteins. जो एसिटाइलकोलिन हो जाती है, they binds to the alpha subunit of the nicotinic receptor and causes the conformational change. ठीक, when conformational changes occur, the center core of the channel opens and permeability of the motor end plate to sodium, potassium and calcium increase. वो जो सोडियम वाले हैं वो सिर्फ सोडियम नहीं, पोटेशियम और कैल्शियम वाले भी खुल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो होता है नंबर दैट इज ऑफ द सोडियम, तो सोडियम चैनल जो होते हैं ना वो डोमिनेट कर जाते हैं। द क्लोराइड आयन बीइंग नेगेटिवली चार्ज डू नॉट पास थ्रू दीज चैनल्स, क्योंकि ये चैनल्स के साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्लोराइड जो होते हैं ना वो पास नहीं होते, सोडियम और पोटेशियम पास होते हैं। ठीक है, मोर सोडियम आयंस मूव इनसाइड द मेम्ब्रेन एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -80 to -90. दिस क्रिएट्स अ लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल व्हिच इज कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल, जो कि मसल के ऊपर अंदर यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, जहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन अप होंगे तो अंदर चला जाएगा सोडियम, तो पॉजिटिविटी हो जाएगी, जो कि पहले -80 to -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है नर्व मसल नर्व फाइबर का, वहाँ पे पॉजिटिविटी होगी डिपोलराइजेशन। और डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि इम्पल्स जनरेट हुई है और वो फिर आगे प्रोपेगेट करेगी। When the ion channels on the postsynaptic membrane open, both the sodium and the potassium they flow down their concentration gradients. जाहिर है बाहर सोडियम जो है ना बाहर ज़्यादा पड़ा हुआ है वो अंदर आ जाएगा और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है वो बाहर निकलेगा। At resting potential, net driving force for the sodium is much greater than potassium. ठीक है, जाहिर है उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है। When the sodium acetylcholine triggers the opening of these channels, more sodium moves inwards than the potassium outwards. Depolarizing the end plate, this potential change is called the end plate. यानी सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट से जो पोटेंशियल जनरेट होता है एट द एंड प्लेट विच इज़ द पॉजिटिविटी, जो कि डिपोलराइजेशन होती है, उसको हम कह देते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल वो एक ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, बल्कि वो एक फैसिलिटेट करता है सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट को, जो कि अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड तक ले जाते हैं। थ्रेशोल्ड तक ले जाने का मतलब ये होता है कि उसके बाद वहाँ पर जाके एकदम से सोडियम गेटेड चैनल खुलते हैं और डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, स्मॉल क्वांटा और पैकेट्स ऑफ द एसिटाइलकोलिन आर रिलीज्ड रैंडमली फ्रॉम नर्व सेल्स एट रेस्ट, ईच प्रोड्यूसिंग स्मॉल पॉसिबल चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मोटर एंड प्लेट व्हिच इज कॉल्ड द मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। यानी कि आम हालात में थोड़ा बहुत एसिटाइलकोलिन है ना वो रिलीज हो ही रहा होता है, जो कि जाके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को अटैच होता है, थोड़ी अमाउंट का और थोड़ी स्ट्रेंथ का एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, वो जो कि कंटिन्यूसली हो रहा होता है, और उसको हम कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। When nerve impulse reaches the ending, the number of the quanta released increase by the several fold and results in the large end plate potential. ठीक है, जब स्टिमुलस आता है तो यही जो थोड़ी सी क्वांटिटी में थोड़े क्वांटा जो रिलीज हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा सोडियम चैनल जो है ना वो ओपन अप हो जाते हैं। सो वोल्टेज ऑफ द एंड प्लेट पोटेंशियल जो है ना 50 to 75 -50 to -75 मिलीवोल्ट पे चले जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 है, तो एट -65 जब वो -50 -75 से होते थे, जब -65 पे जाते हैं तो वो
देर इज ओपनिंग अप ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड खुलते हैं तो फिर सडन इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम होता है। सो द पर्पस ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल इज टू ब्रिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, बल्कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको थ्रेशोल्ड लेवल तक ले आते हैं, -65 तक, और उसके आगे फिर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, जिससे कि बाहर सारा जो सोडियम है वो उसका इन्फ्लक्स हो जाता है। The voltage of the end plate potential is 50 to 75 millivolt, much more than required। ठीक है, यानी पॉजिटिविटी की तरफ 50 to 75 पे चले जाते हैं। आपने नर्व में देखा था +35 तक जाता है, लेकिन एंड प्लेट पोटेंशियल पे वो 75 तक जा सकता है, जो कि नॉर्मल रिक्वायर्ड जितना है उससे बहुत ज़्यादा होता है। सो द एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड इज मच मोर देन द रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी फैक्टर। ये उसकी जो है ना बार बार री एक्साइटेशन ना हो, डिपोलराइज इतना होता है कि बार बार पीछे से री एक्साइटेशन ना हो और मसल फटीग में ना जाए, विच एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ डिपोलराइजेशन। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का क्या काम है? एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो है ना, एसिटाइलकोलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय द एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। अब जब स्टिमुलस आता है तो इतना ढेरों एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है कि विच इज मच मच मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो जो एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द एसिटाइलकोलिन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर जाता है। ठीक है, और ये बड़ा कहाँ होता है कि ये जो उसमें कनेक्टिव टिश्यू फिल करता है साइनेप्टिक स्पेस को, उसके साथ ये अटैच हुआ होता है। ठीक है, और उसकी ह्यूज क्वांटिटी जो है ना एसिटाइलकोलिनेस्टरेज से डिस्ट्रॉय हो जाती है एसिटाइलकोलिन की, सो दैट ये मसल फटीग में न जाए, बार बार उसकी एक्साइटेशन ना हो। कुछ एसिटाइलकोलिन जो है ना वो कुछ साइनेप्टिक स्पेस से बाहर भी डिफ्यूज आउट हो जाता है, ज़ाहिर सारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड तो है वो, तो वो बाहर सारा निकल जाता है बियॉन्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लेकिन जब उससे बाहर चला जाता है तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है, वो सिर्फ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ही एक्ट कर सकता है, इसलिए बाहर वो वेस्ट हो जाता है। सो कुछ एसिटाइलकोलिन इस तरह भी बाहर निकल जाती है। रैपिड रिमूवल ऑफ एसिटाइलकोलिन प्रिवेंट्स द कंटिन्यूड मसल कंट्रैक्शन। सो दिस इज अ वेरी मच एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जैसे सेफ्टी फैक्टर फॉर द मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, फॉर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Each impulse at the NMG, neuromuscular junction pair, releases a lot of the acetylcholine, which creates 3 times end plate potential. So the neuromuscular junction has high safety factor। कि एक तो ये कि ज़्यादा डिपोलराइज हुआ होता है तो फिर री एक्साइटेशन कम डिफिकल्ट हो जाती है। Stimulation of the nerve fibers 100 times per second for several minutes diminishes the acetylcholine vesicle। अब क्या हो कि अगर नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो रहा है और नर्व 100 टाइम्स ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है और एसिटाइलकोलिन उतना ही ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो होता क्या है जितने एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स है वो बर्स्ट ओपन होंगे और पीछे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो नो मोर एसिटाइलकोलिन विल बी अवेलेबल फॉर द फर्दर मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे मसल जो होता है ना वो कंट्रैक्ट नहीं करता और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मसल फटीग। ठीक है, अब कुछ एजेंट्स होते हैं और डिजीजेज होती हैं विच ऑल्टर द फंक्शन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसमें आ जाता है ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम। द वेनम ऑफ द ब्लैक विडो स्पाइडर, आपने देखिए बड़ी वाली जो ब्लैक ये होती हैं स्पाइडर्स, आपने मूवीज़ में भी देखी होंगी, बाहर डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखी होंगी कि बड़ी ब्लैक जो स्पाइडर्स होते हैं उसको ब्लैक विडो स्पाइडर कहते हैं, और उसका जो वेनम होता है उसके अंदर एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट बाय ट्रिगरिंग। ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवाते हैं फ्रॉम द स्टोरेज वेसिकल। नॉट ओनली सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी नहीं, बल्कि जितने भी कोलिनर्जिक साइट्स होती हैं बस वहाँ पे सब पे ये जो एसिटाइलकोलिन है उसको रिलीज करवाते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन होती है, और अगर ये रेस्पिरेटरी मसल को एक्सेसिवली कंट्रैक्ट करते हैं तो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए बंदा मर जाता है इनकी बाइट करने से। बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है, जो बॉटुलिनम टॉक्सिन एक्सर्ट्स इट्स लीथल इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इसका क्या होता है, ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ब्लॉक करते हैं, इनका ऑपोजिट इफेक्ट होता है दैन द ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम। और ये इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। पॉइजनिंग होती है जो रिजल्ट फ्रॉम दैट improperly canned food contaminated with Clostridia bacteria। Clostridia bacteria जो होते हैं ना वो कंटेमिनेट कर देते हैं, जो कि एक लो क्वालिटी के कैंड फूड होता है या प्रॉपरली कैंड फूड ना हो तो उसमें ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और उसमें ये टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है। और इसमें भी होता क्या है, ये ब्लॉक कर देते हैं एसिटाइलकोलिन को, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होती तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होती, मसल कंट्रैक्शन नहीं होती तो इसमें भी डेथ हो जाती है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो डायफ्राम इज द मेन रेस्पिरेटरी मसल, जब वो ही नहीं कंट्रैक्ट करेगा या रेस्पिरेशन नहीं होगी तो डेथ
इज़ द रिजल्ट, ठीक है। सो ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम जो है वो भी डेथ करता है थ्रू अनदर पैथवे, और जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है वो एक और पैथवे से ये ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब कुरारे जो होता है ना, दैट इज़ अ ड्रग भी है और एक पॉइजन भी है, ठीक है। आप अपना एक माइंड में एक बनाइए कॉन्सेप्ट कि जितने भी मेडिसिन हैं, इफ़ दे आर यूज्ड इन अ डोज, एक कंट्रोल्ड डोज में अगर उनको दिया जाए, दे आर मेडिसिन। इफ़ दे आर गिवन बियॉन्ड द डोज, बियॉन्ड द जो आपकी मेडिकल डोज है, जितनी रिक्वायर्ड है फॉर एनी डिजीज़, अगर उससे बहुत ज़्यादा दे देंगे तो एवरी मेडिसिन, एवरी ड्रग इज़ अ पॉइजन इन एक्सेसिव एंड गिवन इन एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। The curare competitively binds to acetylcholine receptor sites on the motor end plate, so the acetylcholine cannot combine with these sites to open ion channels, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं एसिटाइलकोलिन की, ये वहाँ जाके उनको कवर कर लेती हैं, ठीक है। उसको कवर कर लेती हैं, उसके साथ बाइंड हो जाती हैं, तो एसिटाइलकोलिन के लिए ज़्यादा रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं होते फॉर द कंबाइनिंग, ठीक है। अब वो ज़्यादा रिसेप्टर्स जब अवेलेबल नहीं होते तो होता ये है कि ज़ाहिर है एसिटाइलकोलिन जो है वो अपना काम कर ही नहीं पा रही, वहाँ तक एसिटाइलकोलिन पहुँच नहीं रही और मसल जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो पैरालिसिस ऑफ द मसल होना शुरू हो जाता है। इन सीवियर पॉइजनिंग पर्सन डाइज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। इन रेस्पिरेटरी फेलियर इसमें भी होता है, वो भी रीज़न वही होती है कि चूँकि एसिटाइलकोलिन जो है वो इनहिबिट हो गया, वो रिलीज़ नहीं हो रहा, या वो रिलीज़ हो भी रहा है तो आगे रिसेप्टर पे कंबाइन नहीं कर रहा, ठीक है। सो नो मोर एसिटाइलकोलिन इज़ अवेलेबल टू द मसल फॉर इट्स कंट्रैक्शन। तो जो स्पेशली जब रेस्पिरेटरी मसल कंट्रैक्ट नहीं करता, डायफ्राम कंट्रैक्ट नहीं करता, तो मरीज की डेथ हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। और इन एंशिएंट टाइम्स जो एरोज होते थे उनके ऊपर ये लोग कुरारे पॉइजनिंग ही उसको हम फॉलो करते थे, ताकि जो वो तीर जब लगता था उसको, तो रेस्पिरेटरी फेलियर जो पॉइजन जो था वो स्प्रेड कर जाता था और सारे जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट्स जो होती थी उसको ये जाके ब्लॉक कर देता था और मसल पैरालिसिस हो जाता था, ठीक है। और रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस होता था तो डेथ रिजल्ट, दैट इज द मेन रिजल्ट ऑफ इट। अच्छा, अब कुछ सर्टेन ड्रग्स भी होती हैं जो कि या तो एनहांस करती हैं या ब्लॉक करती हैं ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब पहले ग्रुप ऑफ ड्रग है जैसे विच स्टिमुलेट द मसल फाइबर बाय एसिटाइलकोलिन लाइक रिएक्शन, यानी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका के एसिटाइलकोलिन लाइक रिएक्शन होता है, जैसे वो जाके उसी तरह ही रिसेप्टर साइट्स पे एसिटाइलकोलिन की तरह लगती हैं और वो जाके उसी तरह ही मसल कंट्रैक्शन करवाती हैं। उसमें क्या हो जाती हैं, डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, मेथाकोलिन आ जाता है, कार्बाकोल आ जाता है एंड निकोटीन आता है। और इसमें क्या है, दीज ड्रग्स दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। देखिए इतना इसका ये जो है एक डिजास्टर्स इफेक्ट है कि अगर एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन नेचुरली बन रहा है तो उसमें जो एक्सेसिव होगा वो तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज से हो जाएगा डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर हम ये ड्रग्स लेते हैं, मेथाकोलिन, कार्बाकोल या निकोटिन वगैरह लेते हैं, निकोटिन किस में होता है, ये जो करते हैं स्मोकिंग करते हैं, तो अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में चला जाएगा तो ये चूँकि डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो ये एक्सेसिव स्टिमुलेशन करता रहता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की जहाँ कहीं भी पड़े हुए हैं। तो ये अगर रेस्पिरेटरी पे करेगा तो ऑब्वियसली ये रेस्पिरेटरी जो है डिस्ट्रेस करता है और एक्सेसिव मस्कुलर कंट्रैक्शन करवाता है और मसल स्पैज्म में भी चले जाते हैं। फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है ड्रग्स का दैट स्टिमुलेट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय इनएक्टिवेटिंग एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। पहला वाला ग्रुप है जो कि एसिटाइलकोलिन लाइक रिएक्शन है, एसिटाइलकोलिन लाइक एक्शन करता है। दूसरा जो है वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है या उसके एक्शन को इनहिबिट कर देता है, इसलिए जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई है एक्सेसिव, वो जो है ना उसकी इनहिबिशन नहीं होती, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। सो मोर ऑफ द एसिटाइलकोलिन इज अवेलेबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन के वाक़ई रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाए। अब उसको जो ड्रग्स जो है उसको इनएक्टिवेट करती हैं, उसमें आ जाता है नियोस्टिग्मिन आ जाती है और फाइजोस्टिग्मिन आ जाती है। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इज द डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल स्पैज्म कर सकती है और मेनली ये लेरिंजियल मसल स्पैज्म करती है, लैरिंक्स को जो है ना ये चोक कर देती है, वहाँ के मसल्स को स्पैज्म में कंट्रैक्शन में ले जाती है और डेथ हो जाती है उस बंदे की बहुत जल्दी, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होती। नियोस्टिग्मिन और फाइजोस्टिग्मिन का जो एक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, और लेकिन जो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट है इसको हम इसका एक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता, कंटिन्यूड एक्शन होता है और इसकी वजह से
डेथ हो जाती है, और इसको हम एक पावरफुल नर्व गैस पॉइजन भी कहते हैं। द पावरफुल नर्व गैस पॉइजन इज द डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। तीसरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स है दैट ब्लॉक द ट्रांसमिशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ब्लॉक करते हैं, जैसे कि जो मैंने पहले कुरारे में बताया, कुरारी फॉर्म ड्रग्स होते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज दैट डी ट्यूबोक्लोरीन। ठीक है, डी ट्यूबोक्लोरीन जो कि जाके ब्लॉक कर देती है रिसेप्टर साइट्स फॉर द एसिटाइलकोलिन, और उस तरह से आगे नर्व इम्पल्स जो है ना वो ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, this was all about the neuromuscular junction. Now as we discussed the abnormalities of the neuromuscular junction, उसमें एक बहुत important disease है वैसे भी, के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, विच इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस पे आपको MCQ भी आ सकता है, उस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, उस पर पूरा आपको 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, कैसे होता है, और इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, किन लोगों में ज़्यादा होता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में आ ही जाता है। और न्यूरो जो आप नर्व एंड मसल, ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं यूनिट, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं, क्योंकि ये इसमें सारा अपर हाफ ऑफ द बॉडी जो है ना मेनली इन्वॉल्व होता है। तो आप लोगों को ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। और माइस्थेनिया पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो लिसन टू इट केयरफुली। ये एक डिजीज़ होती है विच इन्वॉल्व्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम मस्कुलर वीकनेस एंड पैरालिसिस। ठीक है, दिस इज़ अ डिजीज़ विच अकर्स इन द अबव 30 के जो लोग होते हैं उनमें यूजुअली होती है, और मोस्टली फीमेल्स में होती है। तो और ये दिस यूजुअली अकर, इसमें क्या होता है, सुबह को तो बंदा ठीक होता है और शाम में उसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो वर्स होने शुरू होते हैं। शाम को उसको फटीग फील होना शुरू हो जाती है, और ही और शी कैन नॉट वर्क विद द एफिशिएंसी विद विच दे कैन डू देयर डेली रूटीन वर्क इन द मॉर्निंग, लेकिन इवनिंग में आके दे गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, अब होती क्या है, दिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून होती है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड इम्यून, के ये जो सेल्फ इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून कंडीशन के हमारी और एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट अवर ओन टिश्यूज, या दे कम्पीट विद द नॉर्मल सीक्वेंस या नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में दे कम्पीट विद द अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, सो जो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द ओन बॉडी इज कॉल्ड ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, in which the body produces antibodies against its own motor end plate। इसमें स्पेशली एंड प्लेट के रेफरेंसेस ने बताया कि it produces auto antibodies against its own motor end plate acetylcholine receptors। they either block the receptors or destroy the receptors। ठीक है, ये ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और ये उसमें बॉडी में सर्कुलेट करती रहती हैं, और ये जाके स्पेशली जो मोटर एंड प्लेट होती है वहाँ पर जाके या तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि वो कम्पीट कर रही हैं विद द एसिटाइलकोलिन फॉर द रिसेप्टर साइट। ठीक है, उनका मुकाबला हो रहा है उससे, तो ये जाके कर लेती हैं। सो एसिटाइलकोलिन के लिए ज़्यादा रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं होते टू एक्टिव, तो इसलिए शाम तक जो है ना जो अवेलेबल रिसेप्टर साइट्स होती हैं वो यूज़ हो जाती हैं, और शाम को एसिटाइलकोलिन के लिए कोई भी रिसेप्टर अवेलेबल नहीं होता कि वो जाके अटैच और जाके मसल कंट्रैक्शन कराए। तो इसीलिए शाम को मसल जो है ना मसल फटीग हो जाता है, और अगर बहुत सीवियर केसेस हों तो पैरालिसिस भी हो जाता है डिफरेंट मसल्स का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और डेंजरस बात होती है कि अगर ये रेस्पिरेटरी मसल्स को जाके जो है ना अफेक्ट कर दे और उनकी जो है ना फटीग करवा दें, तो फिर ये डेथ कैन रिजल्ट। ठीक है, thus not all the acetylcholine molecules can find functioning receptor sites with which they can bind। ठीक है, acetylcholine esterase destroys much of the acetylcholine before it has a chance to interact with the receptor site and contribute to end plate mutation। होता क्या है कि जो acetylcholine esterase एंजाइम है वो तो पड़ा हुआ है वहाँ पर, ऊपर से ऑटो एंटीबॉडीज भी आ गई हैं। ऑटो एंटीबॉडीज में आके क्या है रिसेप्टर साइट को जाके उन्होंने कवर कर लिया। एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है, और जो है आपका एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस उसने जो सर्कुलेटिंग एसिटाइलकोलिन है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सो लेस रिसेप्टर्स एंड लेस एसिटाइलकोलिन इज अवेलेबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन। तो रिजल्ट क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो कॉमनली जो मसल्स अफेक्टेड होते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स वो होते हैं आई के मसल्स जो कि आई बॉल की
जो हमारे मूवमेंट करवा रहे होते हैं, जैसे हम पलके झपकना, आईलिड्स को मूव करवाते हैं, या हम जो है ना आईज को जो है ना नैरो कर ले, रिंकलिंग अराउंड द आई करवाते हैं। सो स्पेशली जो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द आई करवाते हैं वो दे आर द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। फिर फेशियल मसल्स, जो हमारे चेहरे के जितने मसल्स हैं उनको भी ये अफेक्ट करते हैं और उनकी कंट्रैक्टिलिटी को ये डिस्टर्ब करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ दीज फेशियल मसल्स, ठीक है। फिर होते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन हम कहते हैं स्वॉल्विंग, चबाना, जो चूइंग, जब हम फूड को च्यू करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, ठीक है। तो जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं वो उनको भी पैरालाइज कर सकता है या उनकी कंट्रैक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। फिर स्वॉल्विंग, जो हम स्वॉलो करते हैं फूड पार्टिकल्स को, जो हम निवाला अंदर निकलते हैं, वो उन मसल्स को भी ये जो है ना पैरालाइज कर सकते हैं या उनकी इनफेक्टिव कर देते हैं उन मसल्स की कंट्रैक्शन को। और सिवियर केसेस में क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, विच रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो जो मसल्स कॉमनली कौन से अफेक्टेड होते हैं, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स आई के अराउंड, फेशियल मसल्स जो फेस की मसल्स हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो कि चूइंग के मसल हैं, स्वॉल्विंग के में जो हमारे स्वॉलो करने के मसल्स हैं, और रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। उसमें डायफ्राम भी आ जाता है और दूसरे जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आ जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें सिम्टम्स होते हैं, अगर आई के मसल जो है ना, जो मसल्स हैं जिन्होंने हमारी आईलिड को ऊपर मूव करना है, वो अगर पैरालाइज हो जाएंगे तो हमारी आईलिड जो है ना वो ऊपर मूव नहीं करेगी, और आईलिड जो है ना आंखें आधी खुली आधी बंद होंगी, और वो पेशेंट जो है वो कॉन्शियसली उसको अपनी आँख को खोल नहीं सकेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स। आईलिड गिर गई है, ड्रूप मीन जो गिरना, ठीक है। आईलिड्स होती है ना वो गिर जाती है, पेशेंट पूरा आंखें खोल नहीं सकता। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब था डबल विजन, कि इंसान को एक एक के दो दो नजर आने लगते हैं। जाहिर है जब आपके मसल प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं कर रहे और अंदर जो आपके हैं मसल जो कि आपकी आई बॉल को मूव करवा रहे हैं वो भी प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंसान को एक एक के दो दो नजर आते हैं, क्लियर विजन नहीं होती है, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्वॉलो फूड आफ्टर स्टमक, शुरू में तो इंसान थोड़ा एफर्ट करके कर लेता है, लेकिन जब सीवियर हो जाता है तो ऑल्दो वो अंदर च्यू भी कर भी लेगा, बोलस बना भी लेगा, निवाला को चबा भी लेगा, बट इट कैन नॉट स्वॉलो द फूड, वो निकल नहीं सकता, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होता है, जो कि बेड रिटर्न केसेस होते हैं कि वो बिल्कुल बिस्तर पे लेट जाते हैं, ज़ाहिर है उनके मसल जो है इतने वीक हो जाते हैं कि वो अपनी डेली रूटीन वर्क नहीं कर सकते हैं, और पेशेंट गोज इन अ बेड रिटर्न कंडीशन, ठीक है। एंड डेथ में अकर ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, कि अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, आप लोगों ने इसका सारा देखना। ट्रीटमेंट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसका ट्रीटमेंट है, एंड द ड्रग इज ऑफ चॉइस इज द नियोस्टिकमीन। नियोस्टिकमीन जो होती है वो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करती है। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिट यानी जो वो एंजाइम जिसने एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करना है उसको, इसके एक्शन को इनहिबिट करती है। सो मोर एसिटाइलकोलिन इज अवेलेबल फॉर द कंपटीशन विद द ऑटो एंटीबॉडीज। तो इस तरह से वो थोड़े जो सिम्टम्स होते हैं वो रिवर्स भी कर जाते हैं, और ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, which maintains the acetylcholine level at neuromuscular junction at high levels, thus prolonging the time available for the acetylcholine to activate receptors, ठीक है। यानी जो acetylcholine normally for a fraction of second release होती है और फौरन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, अब क्या होता है कि वो it is available for more time and और वो उसको prolong कर देती है time of action of the acetylcholine, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द माइस्थेनिया ग्रेविस, आपने याद कर लेना है, शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, ठीक है। जैसे आपसे एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट आर द नेम फ्यू डिजीजेस व्हिच हैव ऑटो एंटीबॉडीज या व्हिच आर ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड गिव एन एग्जांपल एंड डिस्क्राइब इट। तो उसमें आप माइस्थेनिया ग्रेविस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लोगों के लिए सारी टर्म्स नई हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी तरह ही जो मसल का रेटिकुलम होता है उसको हम कह देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल की मेम्ब्रेन होते हैं उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म, जो इसका जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सार्कोलेमा, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो मसल से रेलेवेंट है, स्केलेटल मसल से रेलेवेंट है, दैट द वर्ड सार्को इज एडेड टू, ठीक है। अब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स वो होती हैं
कि बाहर अगर आप देखें कि बाहर की जो मेम्ब्रेन है मसल की, मसल फाइबर की, वो अगर मसल मोटा होगा तो अंदर के जो फाइबर्स होते हैं उन तक एक्शन पोटेंशियल पहुंचाने के लिए, नर्व इम्पल्स पहुंचाने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर डिप डाउन हो जाती है। अंदर डिप डाउन होती है तो एक सॉर्ट ऑफ एक चैनल बना देती है ट्रांसवर्सली इनटू द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। तो अंदर ऐसे डिप डाउन हुई होती है, लेकिन वो उसको कट नहीं करती है, तो हिस्सों में कट नहीं करती, सिर्फ एक अंदर एक स्पेस सी बना देती है। उस स्पेस में होता ही है कि उसमें बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे कि बाहर पड़ा हुआ है उस स्पेस में भी आ जाता है। और ये चूंकि एक आप उसको देखिए कि ये देखिए इसमें आपको ब्लू जो नजर आ रहा है बाहर, ये अंदर डिप डाउन हुआ है ब्लू, और ये अंदर जो है जो आपको जहाँ पे कैल्शियम वगैरह लिखा नजर आ रहा है ये पोर्शन सारा मसल का है। बाहर की ये मेम्ब्रेन है जो कि अंदर डिप डाउन हुई है। अब ये देखिए जब लॉन्गिट्यूडनल चल रही है तो इसके अगेंस्ट ये जो अंदर डिप डाउन हुई है इसके ट्रांसवर्स है, ये ट्यूब्यूल का पार्ट है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। इनका काम ये है कि जो डीपर मसल फाइबर्स हैं उन तक एक्शन पोटेंशियल पहुंचाना ताकि वो भी कंट्रैक्ट करें। अदरवाइज अगर ये ना हो तो एक्शन पोटेंशियल डीप डाउन तक नहीं जाएगा और अंदर वाले फाइबर्स जो है ना वो कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो ये उनकी हेल्प के लिए है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ठीक है। That they are small and run transverse to the myofibrils and penetrate from one side to the other in the opposite direction. They communicate with the extracellular fluid surrounding the muscle fiber. ये एक साइड से तो आप देखिए कि एक साइड से तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं जहाँ पे ऊपर एक्शन पोटेंशियल लिखा है, ये ईसीएफ के साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ मास पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये उसके अंदर डिप करते हैं लेकिन उसको कट नहीं करते हैं, ठीक है। These are the extensions of the cell membrane, and when an action potential comes, it spreads along the T tubule to deep interior of the muscle. ठीक है, ज़ाहिर है मैंने आपको जो बात बताई है कि जो मोटे मसल्स होते हैं उनके अंदर डीप डाउन जाने के लिए एक्शन पोटेंशियल को वहाँ तक पहुँचाते हैं। As action potential reaches the T tubules, the voltage change is sensed by the। अब वहाँ पे क्या होता है T tubules पे, मैं आपको ये दिखाऊँ। T tubules में आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स, DHP, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल जब आता है यहाँ तक नीचे तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या करते हैं आगे से, इनका एक और भी नाम है, the action potential reaches the T tubules, the voltage change is sensed by the dihydropyridine receptor, जो कि बाहरी पड़े, इनका एक और भी नाम होता है राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स, ठीक है, which open the calcium release channels in the cisternae and cause the muscle contraction। अब सिस्टर्नी क्या होता है आपके लिए न्यू टर्म है। सिस्टर्नी के जो देखिए येलो में जो है ना, ये अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका मसल का, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो बाद का पोर्शन होता है जहाँ पे से कैल्शियम लिखा हुआ है, इस पोर्शन को हम कह देते हैं सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है विद इन द मसल, ठीक है। अब जब ये एक्साइट हो जाता है, सेंस कर लेता है डाईहाइड्रोपिरिडिन, तो ये जाके क्या करता है कैल्शियम को यहाँ से इनके कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है सिस्टर्नी पे। तो जो कैल्शियम स्टोर हुआ है विद इन द साइटोप्लाज्म वो रिलीज हो जाता है विद इन द सार्कोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल, उसके अंदर ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जब ये रिलीज होता है तो कैल्शियम जो है ना दैट इज नेसेसरी फॉर द मसल कंट्रैक्शन, कि वो जाके ट्रोपोनिन सी के ऊपर जाके अटैच होता है और फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं स्केलेटल मसल में। वो मैं आपको कल के लेक्चर्स में डिटेल बताऊंगी, या ये है कि इनके सब्सिक्वेंट लेक्चर, मेरे ख्याल में कल आपका तो है टेस्ट, तो वो फिर आपकी टेस्ट डिस्कशन होगी कल, तो बहरहाल वो आई रिपीट इट फॉर यू देयर। तो ये कैल्शियम को जाके रिलीज करता है सिस्टर्नी के और मसल कंट्रैक्शन करवाता है, इतनी बात याद है, ठीक है। अब चूंकि अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम बीच में रिलीज हो गया है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म बनाया है विद इन द सार्कोप्लाज्म, उसको हम कह देते हैं कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप का क्या काम है, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम रिलीज हो गया है विद इन द मायोफिब्रिल या इसमें सिस्टर्नी या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज़्यादा रिलीज हो गया है, तो उसके अंदर जो है ना अब उसको भी हमने वापस एक्सेसिव जो अमाउंट है उसको वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेके जाना है। उसके लिए क्या है कि जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मायोफिब्रिल जो है ना उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन पड़ी होती है जिसको हम कैल्सीक्वेस्ट्रिन कहते हैं। उस प्रोटीन का नाम है कैल्सीक्वेस्ट्रिन, ठीक है, जो कि जिसके साथ कैल्शियम आके बाइंड कर जाती है और ये कैल्शियम को ले जाता है वापस इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि वो दोबारा एक्सेसिव कैल्शियम वहाँ जाके स्टोर हो जाए
इसलिए कि एक्सेसिव कैल्शियम अगर रिलीज रहेगी तो ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन कराएगी और मसल स्पैज़म में जा सकता है। सो द कैल्शियम पम्प इज़ अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। ऊपर का जो है आप देखिए कि एक्साइटेशन हुई है तो वो ये खुल गया है चैनल और कैल्शियम रिलीज करवाया है। उसके बाद जो है ना रैपिडली क्या होता है कि इसके इनहिबिट हो जाता है, कन्फर्मेशन चेंज आ जाती है फॉरन से ये डीएचपी रिसेप्टर्स में, निचली डायग्राम में देखिए, और ये जाके क्लोज करवाता है कैल्शियम चैनल्स को, और ये उससे पहले ले जाता है कैल्सिक्वेस्ट्रिन जो है ना, ये कैल्शियम को ज़्यादा अपने साथ अटैच कर लेती है क्योंकि इसे 40 कैल्शियम एक इसके मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर कैल्शियम को वापस सिस्टर्नी में ले जाती है टू गेट स्टोर्ड एंड टू बी यूज्ड अगेन फॉर द नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो द कैल्शियम पंप जो है ना दैट इज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। ये टी ट्यूब्यूल्स पे ये सारा एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों प्रोसेस साथ चल रहे हैं, एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है एक्साइटेशन में क्या है, अल्टीमेट ये है कि कैल्शियम रिलीज हो जाए। अब कैल्शियम जो रिलीज हो रहा है वो जाके क्या कर रहा है, उसने मसल कंट्रैक्शन करानी है। ठीक है, एक्साइटेशन भी हो रही है और कंट्रैक्शन भी हो रही है। ठीक है, अब एक्साइटेटरी पल्स ऑफ द कैल्शियम, आफ्टर फुल एक्साइटेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल्स इनफ कैल्शियम इज रिलीज टू इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन इन द मायोफिब्रिल फ्लूइड्स 500 फोल्ड। यानी मायोफिब्रिल में इसकी जो रिलीज कैल्शियम होती है उसकी कंसंट्रेशन 500 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। एंड इमीडिएटली फिर कैल्शियम पंप जो है ना दैट कम्स इनटू एक्शन, वो फिर डिप्लीट कर देता है कैल्शियम आइंस को, ताकि जो है ना वो ज़्यादा देर कैल्शियम वहाँ ना रहे। तो फ़ौरन ही चूँकि डिप्लीट कर देता है, ज़्यादा ही ज़्यादा कैल्शियम को वापस बैकवर्ड उसको पंप कर देता है इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसका एक्शन कैल्शियम का रह जाता है सिर्फ फॉर द पीरियड ऑफ 1/20th ऑफ अ सेकेंड, एक सेकंड के 1/20th पार्ट के लिए ही रह जाता है। सो लेस इतनी ही देर में कैल्शियम चाहिए होती है और उतना ही वो यूज़ होती है। एक्सेसिव कैल्शियम कैन नॉट बी अवेलेबल देयर। ठीक है, ड्यूरिंग कैल्शियम इम्पल्स, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्शियम एक्साइटेटरी पल्स। ठीक है, ड्यूरिंग कैल्शियम पल्स मसल कंट्रैक्शन अकर्स। For continual contraction to occur, a series of calcium pulses must be initiated by repetitive action potential। ठीक है, अगर हमें बहुत देर के लिए बहुत कंटिन्यूस मसल कंट्रैक्शन चाहिए तो उसके लिए ये है कि एक तो ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल आता रहे मसल पे, और दूसरा ताकि ज़्यादा कैल्शियम जो है ना वो रिलीज होता रहे, कैल्शियम इम्पल्सिस से कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता रहे। ठीक है, द वर्ड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, अभी सारा जो प्रोसेस हो रहा है ना दिस इज एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग हो रही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड, अगर इस पे इलेक्ट्रिकल अगर ये नोट अलग से आ जाता है तो आपने सारा कुछ लिखना है। ठीक है, किस पे नोट आ जाता है एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दैट इज एक्शन पोटेंशियल टू मैकेनिकल रिस्पॉन्स दैट इज द मस्कुलर कंट्रैक्शन। सारा प्रोसेस तो यही है ना कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आ रहा है और उसकी जो सारा जो है एनर्जी वो यूज हो रही है टू कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल रिस्पॉन्स। मैकेनिकल रिस्पॉन्स क्या है, मसल कंट्रैक्शन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन भी हो रही है, कंट्रैक्शन भी हो रही है, और they are both working together, so this is excitation contraction coupling. The calcium ion plays a pivotal role, central role है इसका in this process. Depolarization of the muscle fiber results into contraction। ठीक है, as a result of depolarization calcium ions are released from the terminal cisternae of the sarcoplasmic reticulum, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। These calcium ions bind with the troponin C, ये troponin C जो है ना दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि स्केलेटल मसल के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जो एक्टिव साइट्स होती हैं उसको कवर करके रखती है। कैल्शियम आके उसको वहाँ से हटाता है, कंट्रैक्शन होती है। ये नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ेंगे और वॉक अलोंग थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम ये सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, these calcium ions they bind with the troponin C to initiate the contraction method. These two processes, that is excitation and contraction, are coupled by calcium ions। ठीक है, after the neuromuscular junction transmission, the action potential travels along the sarcolemma, that it enters deep into the muscle fiber through T tubules। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक्शन पोटेंशियल आता है T tubules के जरिए अंदर डीपर मसल्स में वो ट्रैवल करता है by its dip down action। फिर depolarization होती है, from here spreads to the membrane of the terminal cisternae। This causes the opening of the voltage-gated calcium channels, causing the release of the calcium from the terminal cisternae into the sarcoplasm. This calcium then binds with the troponin C to cause the contraction. One troponin C molecules can bind 4 calcium ions। ठीक है, इन 4 कैल्शियम जाके एक ट्रोपोनिन पे अटैच होते हैं और फिर वो ट्रोपोनिन को मूव करके अनकवर कर देते हैं कंट्रैक्शन साइड पे, जिससे मसल कंट्रैक्शन होती है। ठीक है,
दिस इज अ डायग्राम ऑफ द एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसमें आप देखिए नीचे आपको मसल फाइबर नजर आ रहा है जिसमें एक्टिन फिलामेंट माइसिन फिलामेंट्स नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे कैल्शियम पंप पड़ा हुआ है, सार्कोलेमा पड़ा हुआ है, ठीक है। बाहर एक्शन पोटेंशियल है जो कि सक्सेसिवली ये राउंड 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 नजर आ रहे हैं बाहर की साइड पर। ये एक्शन पोटेंशियल जो है ना आपके टी ट्यूब्यूल के थ्रू ये अंदर डिप डाउन भी हो रहा है दोनों साइड पर और ये बाहर भी जा रहा है। इन्होंने आके क्या करना है, आके कैल्शियम रिलीज करवाना है इनटू द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में जब ये करवाते हैं तो इन्होंने बाद में आके कैल्शियम रिलीज करवाना है। कैल्शियम रिलीज करवा के तो वो जाके कंट्रैक्शन अटैच हो गया ट्रोपोनिन सीक्यू पर और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल स्टार्ट हो जाएगा। मीनवाइल जो कैल्शियम पंप है वो क्या कर रहा है कि जो एक्सेसिव कैल्शियम पड़ा हुआ है बीच में उसको लेके वो मूव कर रहा है इनटू द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में जाके जो कैल्सिक्वेस्ट्रिन जो हमारी प्रोटीन पड़ी हुई है वो कैल्शियम जाके उसके साथ अटैच हो जाती है और वो वहाँ पे जाके फर्दर स्टोर हो जाती है। दिस पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट्स द होल स्टोरी ऑफ द एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है, ऑफ द मसल, शोइंग दैट एन एक्शन पोटेंशियल that causes the release of the calcium ion from the sarcoplasmic reticulum। दिखा रहे कि sarcoplasmic reticulum से calcium ion release हो रहा है, ठीक है। and reuptake of the calcium ions by the calcium pump adenosine, उसको हम कैल्शियम पंप ATP कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दैट यूजेस द ATP एनर्जी फॉर इट्स ओन प्रोसेस। सारे मसल कंट्रैक्शन के दौरान और नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड इट्स ट्रांसमिशन उसके दौरान सारा जो है ये यूज हो जाती है हमारी ATP, ठीक है। So this was all about today's lecture, or if you have any problem then you can write it down in the chat, any slide you don't understand then I'll repeat it for you. Right now we have time because this is very important। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, आपके MCQs भी आ जाते हैं कि भाई कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है एक्शन पोटेंशियल का, एंड प्लेट पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, और कौन सा एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर रहा है या इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस कहाँ पर होती है, स्टोर कहाँ पर होती है, साइनेप्टिक गटर क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, सब न्यूरल क्लेफ्ट्स क्या हैं। फिर आपसे पूछ लेते हैं कि जो है इसकी एक्साइटेशन कैसे होती है, ठीक है, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग के ऊपर आ जाता है। फिर हाउ दिस ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द नर्व फाइबर वो आगे जाके मसल्स तक कैसे ट्रांसमिट होती है, रोल ऑफ कैल्शियम पंप क्या है, और सिस्टर्नी का क्या है, टी ट्यूब्यूल्स ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से एक्ट करती हैं, और किस तरह से जो है ना कैल्शियम पंप जो है ना कौन सी प्रोटीन है जो कि मैक्सिमली बाइंड करती है कैल्शियम के साथ, सो दैट कि सारी कैल्शियम जो है ना दोबारा गेट्स अटैच टू इट एंड गेट्स स्टोर्ड इन द स्टोर हाउस ऑफ द सिस्टर्नी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाली डायग्राम बेटा आपने अज़बर कर लेनी, याद कर लें, नीचे वाली स्पेशली, क्योंकि ड्रॉ एंड लेबल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिर्फ इतना भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 मार्क्स का। अगर आप ये बिल्कुल सही बता देंगे, इसकी लेबलिंग ठीक कर देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। और बच्चे बनाते हैं और बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ एसिटाइलकोलिन इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ एसिटाइलकोलिन इज रिलीज, ठीक है। सो आप लोग जो है ना ये इसको याद कीजिए। एटीन नंबर स्लाइड हो। ओके, ये है दिस इज अबाउट ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। आपने ये याद रखना है कि जिस लंबाई के रुख मसल पड़ा हुआ है जहाँ पे ये कैल्शियम सिस्टर्नी जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर ये जो लाइन है ब्लू ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसके अंदर से डिप डाउन हो रही है ये मेम्ब्रेन अंदर विद इन द मसल डिप डाउन हो रही है। तो आप देखिए कि इसमें कहीं ब्रेक नहीं है और ये दूसरी साइड पे भी मसल को कट नहीं कर रही, बल्कि ये एक ट्यूब की तरह बना देता है, इसमें जैसे ट्यूब अंदर किसी मसल के अंदर डिप कर दी, इसको हम टी ट्यूब्यूल कह देते हैं। टी ट्यूब्यूल के ऊपर जो है ना पड़े हुए हैं रिसेप्टर्स, डाई हाइड्रोपेरिडिन रिसेप्टर्स,
जो कि जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है तो ये इसको सेंस कर लेते हैं। जब ये सेंस करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, डीपोलराइजेशन हुई है, तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन से जो कैल्शियम चैनल्स हैं विद इन द सिस्टर्नी उसको खोल देते हैं। अब सिस्टर्नी जो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसके अंदर कैल्शियम स्टोर हुई हुई है। वो क्या करते हैं, जब कैल्शियम रिलीज कर देते हैं विद इन द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर जाके वो वहाँ पर जो कंट्रैक्टिंग फाइबर्स पड़े हुए हैं ट्रोपोनिन सी, वो उसके साथ अटैच हो जाती है और मसल कंट्रैक्शन करवाती है। उसके बाद ये हो गया इसका एक्साइटेशन। अब जो है, जो एक्सेसिव कैल्शियम जो कि रिलीज हो रहा है, जो कि यूज़ नहीं होना फॉर द कंट्रैक्शन, तो उसको हम वापस स्टोर हाउस में ले जाने के लिए क्या करते हैं, इतनी देर में जब एक्शन पोटेंशियल भी आपने देखा है 100 के लिए होता है, तो ये जो है जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होता है तो DHP जो है ना, ये इसको फिर सेंस कर लेती है, ये क्लोज हो जाता है और इधर से ही कैल्शियम चैनल भी क्लोज हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल क्लोज होते हैं, जो एक्सेसिव कैल्शियम होती है थ्रू द कैल्शियम पम्प और विद द हेल्प ऑफ दिस कैल्सिक्वेस्ट्रिन जो प्रोटीन है, उसके थ्रू एक्सेसिव कैल्शियम जो रह जाता है सार्कोप्लाज्म में, उसको दोबारा वो अपने साथ अटैच करके अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर वो स्टोर हो जाती है कैल्शियम दोबारा। सो इस तरह से ये टी ट्यूब्यूल जो है ये हेल्पफुल होती हैं टू टेक द एक्शन पोटेंशियल इनटू द डीपर मसल लेयर्स, सो दैट कि कोई डीपर मसल लेयर जो है वो अनकंट्रैक्टेड या अनएक्साइटेड ना रह जाए। दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? और भी कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क। ठीक है, so this was all about today's question. If you have gone through it, thank you so much. और कल टेस्ट आप लोग अच्छा सा करना। पिछला टेस्ट जो है ना बहुत होपलेस था, हम सारे ही पूरा डिपार्टमेंट बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो कोशिश करें उसको पढ़ें और उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है कल के टेस्ट में वही हैं जो कि आप FSC में थोड़े बहुत करके आए हैं। तो you have a background knowledge of it, so go through it, read it, and बड़े स्मार्टली आपने कल जो है ना कुछ आंसर करने हैं, so that कि हमें भी कुछ मज़ा आए कि हम आगे देखिए जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम वी आर इन्वॉल्व मोर एंथुजियास्टिकली विद यू पीपल। ठीक है, सो आई होप कि कल हम बहुत अच्छे से टेस्ट देखेंगे और चेक करेंगे और हमें भी अच्छा लगता है कि हमें अच्छे से रिजल्ट्स दे बच्चों के आगे डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो क्वाइटली मेरी तरफ तो म्यूट ही है ना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। यस यस, अल्लाह हाफिज़। घरों में बैठना, बाहर मत, लड़कों को स्पेशली बाहर बाहर करके नहीं देना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। चलो जाओ लड़के, फटाफट जाके सारे सब लोग अपने अपनी नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला की दुआ करो हर चीज़ से। फिर लास्ट पे गाइडेंस रिवाइज कैसे करेंगे? जो साथ साथ पढ़ेंगे उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी रिवाइज हो जाती है बेटा। आप लोग के लेक्चर्स पढ़िए, फिर उसकी गाइडेंस का पेज निकालिए, आप देखिए आपकी सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो आखिर में फिर गाइडेंस रिवाइज हो जाती है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमली आपको जो है ना उसका बल्क लेक्चर्स में ही दे दूँ, तो मैं इसलिए मैं टेक्स्ट भी डालती हूँ ताकि आप लोग को याद करने में, और सिर्फ जो कंसर्न जो होती है डायग्राम्स में वो डालती हूँ जिनमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स आने हैं या कुछ आपको आगे काम आना है। और कुछ भी मुश्किल नहीं होता, और लोग भी करते हैं, आप भी करोगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अब अगर आप कितनी देर का लेक्चर, आप शाम का आधा घंटा लगाना ये लेक्चर रिवाइज करना, यू विल गेट एवरीथिंग एब्सॉर्ब्ड इन यू। और फिर जब आप एंड में जब आप करते हो उसको रिवाइज, तो फिर इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाता है। तो डोंट वरी, हम गाइडेंस से ही लेते हैं, जो नहीं होती आपकी ज़रूरत की चीज़ें हम ऑलरेडी लेक्चर्स में वो हम नहीं आपको इतना स्ट्रेस करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं पूरा ही करवाएं, लेकिन जिन जो चीज़ें आपके काम की हैं उनको हम ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़वाएं। ठीक है, तो डोंट वरी, स्टार्ट रीडिंग, सब कुछ हो जाता है। सब लोगों ने पहले आपसे लोगों ने किया, अभी भी करेंगे सब। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।